फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को लेकर। आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के एमसीक्यूज़ देखेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो आपको एमसीक्यू समझ में आएंगे। तो आपको अगर आंसर पहले ही आता है तो आप वीडियो को पॉज कर ऑप्शन सुनने के बाद आपका आंसर कमेंट करें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। इससे क्या होगा, इससे एग्ज़ाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। लास्ट में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना कि किसके कितने आंसर सही हुए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, Before the Industrial Disputes Act was implemented in the year 1947, which act took care of the industrial dispute? क्वेश्चन का मतलब है 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया। जब वो एक्ट नहीं था, मतलब 1947 के पहले कौन सा एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ में झगड़े होते थे उसको कौन सा एक्ट सुलझाता था? ऑप्शंस हैं ए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, बी रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1934, सी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट 1947 या डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करें और फिर आंसर मैच करें। और आंसर होगा इसका ए यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 नहीं था, उसके पहले ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था 1929 में जो आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, अगर आपको इस एमसीक्यू के नोट्स या फिर इस चैप्टर के नोट्स या और भी एक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कमेंट करें या फिर मेल करें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच सेटलमेंट मशीनरी कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर द डिस्प्यूट अंडर रूल 18(1) का ए। मैंने आपको जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ाया है तो उसमें मैंने सारे रूल्स आपको क्लियर किए हैं। तो उसमें रूल 81(a) जो है वो कौन सी मशीनरी सॉल्व करेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किस मशीनरी के अंदर में रूल 81(a) को रेफ़र करेगा। ऑप्शंस हैं ए कॉन्सिलिएशन, बी आर्बिट्रेशन, सी एडजुडिकेटर या डी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों इसका आंसर होगा सी यानी कि एडजुडिकेटर। सेंट्रल गवर्नमेंट एडजुडिकेटर सेटलमेंट मशीनरी को रेफ़र करेगी जितने भी डिस्प्यूट होगा अंडर रूल 81(a). यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको रूल्स के बारे में क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है चैप्टर को तो आप ज़रूर से मेरी वीडियो जो मैंने अपलोड कर दी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऊपर वो देखें। वो देखने से और आपका रिवीजन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल पासिंग रूल 81(a) हैज़ मेड two new institution for the prevention and settlement of industrial dispute, that is work committee and। फिर कह रहा है कि 81(a) के हिसाब से एक बिल पास हुआ जिसमें दो नए इंस्टीट्यूशन बने थे, जिसमें प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहा था। मतलब जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थे, लड़ाई झगड़े, उसको रोका भी जा रहा था और उसका सेटलमेंट भी हो रहा था। तो वो दो इंस्टीट्यूशन कौन से थे? पहला है वर्क कमिटीज़ एंड दूसरा ऑप्शंस हैं ए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, बी कमीशन ऑन लेबर, सी आर्बिट्रेशन या डी एडजुडिकेशन। सो दोस्तों इसका आंसर होगा ए यानी कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। दो कमेटी बनी है, एक है वर्क कमेटी एंड दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इसके अंदर जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं इसका प्रिवेंशन यानी रोकना और फिर उस झगड़े को सेटलमेंट किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर थ्रू वॉल्यूंटरी डैश एंड कंपल्सरी डैश। इंडस्ट्री में होने वाले लड़ाई झगड़े से जो पीस है वो सिक्योर्ड किया गया है किसके द्वारा? वॉल्यूंटरी या कंपल्सरी। अब क्या है ये? तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है ए कॉम्प्रोमाइज़ एंड आर्बिट्रेशन, बी एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन, सी वर्क कमिटी एंड इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, डी नेगोशिएशन एंड एडजुडिकेशन। तो इसका आंसर होगा डी यानी कि नेगोशिएशन एंड एडजुडिकेशन। द इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉल्यूंटरी नेगोशिएशन
मतलब अपनी इच्छा से नेगोशिएट कर लो, या फिर कंपलसरी एडजुडिकेशन, अगर वॉल्यूंटरी नेगोशिएशन से नहीं सॉल्व होता तो कंपलसरी एडजुडिकेशन यानी कि फिर केस होगा। सॉल्व एडजुडिकेशन जो है वो मिलकर सॉल्व सेटलमेंट करेगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस हैं, ए टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक को रोकना, बी टू प्रमोट मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन बनाना, सी टू प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कमैन इन मैटर ऑफ ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड रॉन्गफुल डिसमिसल, या फिर वर्कमैन को रिलीफ दिलाना ले ऑफ से, जो स्ट्राइक वगैरह होती है उन सब से, या ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसका ऑब्जेक्टिव था। सो दोस्तों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आप अगर लॉजिक लगाओ, आपने जो एक्ट पढ़ा है उस हिसाब से आपको क्या लगता है, आप इसका आंसर कमेंट करें। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर होगा ये तीनों ही, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम लोग इलीगल स्ट्राइक को रोकने का पढ़ते हैं, फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में अच्छा रिलेशन बनता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से, और वर्कमैन को रिलीफ भी मिलता है। सो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हैज़ बीन गिवन टू डैश टू रिक्वायर वर्क कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड इन एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 वर्कमैन और मोर। पावर हैज़ बीन गिवन टू, पावर दिया गया है, टू रिक्वायर वर्क कमिटी टू बी कंस्टिट्यूटेड इन एवरी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, कि हर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में, हर इंडस्ट्री में एक वर्क कमिटी कंस्टिट्यूट किया जाए जहाँ पर भी 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन काम करते हैं। ठीक है, जिस इंडस्ट्री में 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन होंगे उन्हें एक वर्क कमिटी सेटअप करना पड़ेगा। सो ये पावर किसने दिया है, ये पावर किसके पास है कि वो इन सब को देख रेख करेगा? ऑप्शन है, ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी हाई कोर्ट, या डी बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो वर्क कमिटी अगर चाहे तो कंस्टिट्यूट कर सकता है, ये उसके ऊपर है। ठीक है, अगर वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहेगा तो वो वर्क कमिटी कंस्टिट्यूट करेगा हर इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड इन विच all the awards of the arbitration are to be published from the date of its receipt by the appropriate government। क्वेश्चन है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर में जितने भी अवार्ड आर्बिट्रेशन के मिलते हैं वो पब्लिश करने पड़ेंगे बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जब वो आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो आता है, मतलब कि केस सॉल्व होने के बाद किसका क्या जजमेंट आया, ये जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड है वो कितने दिन के अंदर में पब्लिश करना पड़ेगा बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ऑप्शन है, ए 30 दिन, बी 15 दिन, सी 7 दिन, या डी 1 दिन। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, यानी कि 30 दिन। 1 महीने का टाइम रहता है, 30 डेज़ का, उसके अंदर में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पब्लिश करना पड़ता है जो भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड आता है। नेक्स्ट है, if any declaration has been made in relation to an award under the provision subsection 1, the appropriate government or the central government within dash days from the date of publication of the award under section 17 make an order rejecting or modifying the award। क्वेश्चन का मतलब है कि इफ़ एनी डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड इन रिलेशन टू एन अवार्ड, कोई भी अवार्ड मिला, मतलब कोई जजमेंट आया, उसका डिक्लेरेशन हुआ, सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिनों के अंदर में उस अवार्ड को या तो रिजेक्ट कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि 30 दिन के अंदर में उसे अवार्ड को पब्लिश करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। अब कितने दिन के अंदर में वो उस अवार्ड को रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर मॉडिफाई भी कर सकता है। ऑप्शंस हैं, ए 6 मंथ्स, बी 3 मंथ्स, सी 90 डेज, या डी 1 ईयर। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी 90 डेज, यानी 3 महीने का टाइम रहता है जो अवार्ड आया उसे या तो रिजेक्ट करना या फिर मॉडिफाई करने का, 90 डेज़ का, और पब्लिश करना पड़ता है 30 दिन के अंदर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Choose the correct option where no workman shall go on a strike in breach of contract and no employer of any such workman shall declare a lockout during. ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जब कोई भी वर्कमैन स्ट्राइक पे नहीं जा सकता और कोई एम्प्लॉयर भी लॉकआउट नहीं कर सकता? ऑप्शंस हैं ए, द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ बोर्ड एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। फर्स्ट ऑप्शन है कि जब कोई प्रोसीडिंग चल रही हो कोर्ट में, ओके, सो वो अगर पेंडिंग है तब, या फिर 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, या फिर वो प्रोसीडिंग जब ख़त्म हुई उसके 7 दिनों तक। फिर बी ऑप्शन है द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। ऊपर वाले में प्रोसीडिंग बिफोर अ बोर्ड था, बोर्ड के पास पेंडिंग था, और यहाँ पर लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है, और उसके 2 महीने के बाद, मतलब अगर वहाँ से कंक्लूज़न आ गया, रिजल्ट आ गया, उसके 2 महीने बाद तक कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं हो सकता। सी है ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच अ सेटलमेंट और अवॉर्ड इज़ इन ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर्स कवर्ड बाय द सेटलमेंट और अवॉर्ड, या फिर ड्यूरिंग एनी पीरियड, किसी भी पीरियड में जहाँ पर सेटलमेंट या अवॉर्ड जो है वो ऑपरेशन में अभी तक है, ठीक है, अभी तक जजमेंट आया नहीं है, तो उस टाइम पे भी कोई स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं हो सकता, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों सिचुएशन में ही लॉकआउट या स्ट्राइक नहीं हो सकता। सो लॉजिक अगर हम लगाएं तो इसी से हमें पता चलता है कि ये तीनों ऑप्शंस ही इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों सिचुएशन में ही कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके दोस्तों, सो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए एमसीक्यू रिलेटेड या फिर चैप्टर रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। और अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको कुछ पूछना है, चैप्टर रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। How many days of service will be termed as continuous service when working in a mine industry? जब कोई माइन इंडस्ट्री में काम करता है तो कितने दिन की सर्विस को कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा? तो ऑप्शन है ए 190 डेज, बी 240 डेज, सी 365 डेज, या डी 180 डेज। सो जब कोई माइन इंडस्ट्री में काम करता है तो उसका 190 डेज़ को हम लोग कंटिन्यूस सर्विस मानते हैं। अगर किसी ने 190 डेज़ पूरा काम कर लिया तो उसे ही कंटिन्यूस सर्विस बोला जाएगा। सो दोस्तों, ये था वीडियो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एमसीक्यू। अगर आपको कोई चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू चाहिए या चैप्टर का क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी एक लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।